हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, जो कि आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, गोलाकार दर्पण के बारे में। गोलाकार दर्पण हम लोग पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रो कर चुके हैं कि जो भी गोलाकार दर्पण बनता है वो एक खोखले गोले के कारण काट कर बनाया जाता है। ठीक है, जब हम लोग काट कर बनाए थे तो उसमें दो हिस्से बने थे, एक अवतल है और एक उत्तल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे गोलाकार दर्पण के बारे में पूछा जाएगा कि गोलाकार दर्पण क्या होता है। तो गोलाकार जो दर्पण होता है एक तरह का घुमावदार से बना हुआ दर्पण होता है, जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। अब खोखले दर्पण को देखो, यहाँ से खोखला है ये। अब इसको दोनों हिस्सों को काट दोगे तो एक आपको इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा और एक आपको इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो एक को बोला गया है अवतल और एक को क्या बोला जाता है, उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया गोलाकार दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जो खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखला दर्पण जो भी होता है वो उनको दो भागों में विभाजित किया है, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण जो होता है उससे जितने भी प्रकाश की लाइट टकराती हैं और टकराने के बाद वो सभी की सभी किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। मतलब अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की जितने भी किरणें होती है, मतलब ये कह लें कि प्रकाश की पुंज जो होती है वो इस दर्पण से टकराने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर आके क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। और जिस पॉइंट पर वो इकट्ठा होती है उसको हम लोग नाम देते हैं फोकस। ठीक है, क्या देते हैं, फोकस। ठीक है, क्लियर है। सेम एज जब आप उत्तल पढ़ते हो तो उत्तल दर्पण एक तरह का ऐसा दर्पण बनाया गया जिसमें प्रकाश की जो किरणें होती हैं टकराने के बाद वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो परावर्तित हो जाती हैं और ये चारों बगल परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से टकराने के बाद ये विपरीत साइड में, देखो विपरीत साइड में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ठीक है, जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, एक पॉइंट पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अभी हम लोग बात किए कि जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो एक चीज़ समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो आप लिखो क्या, एक गोलाकार दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह से, ये जो परावर्तक सतह है ये वाला, ठीक है, अंदर की ओर मुड़ जाती है। देखो अंदर की ओर मुड़ी होती है और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाकर मिलती है और उस बिंदु को हम लोग नाम क्या देते हैं, फोकस। क्या नाम देते हैं, फोकस। और इस दर्पण का एक और नाम होता है अभिसारी। यहाँ पे इसे बना लीजिएगा, अभी क्या हो जाएगा, सारी। ठीक है, अभिसारी, इसको हम लोग कौन सा दर्पण नाम दिए, अभिसारी। वहाँ पर मैंने पहले लेक्चर में अभिसारी के बारे में पढ़ाया था कि अभिसारी क्या होता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि आपका जो अवतल दर्पण होता है वो एक अभिसारीय दर्पण होता है। ठीक है, सेम एज उत्तल दर्पण का अगर आप परिभाषा देखो तो यह भी एक गोलेकार दर्पण का बना होता है जिसकी परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर मुड़ी होती है। उत्तल दर्पण से परावर्तक के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, देखो क्या बोला, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाती है। मतलब यहाँ से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती है, वो भी बाहर की तरफ। फिर उसको देखो दर्पण के पीछे एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में आपको दिखाई नहीं देगा। हम लोग अपने से क्या करते हैं, एजम्पशन मान लेते हैं कि ऐसा होगा, पीछे कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा और जिस पॉइंट पर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब ये जो दोनों मिरर हैं इन दोनों से जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी वस्तु किस दर्पण के सामने रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि गोलाकार दर्पणों के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, मतलब जब आप दर्पण पढ़ाया जाता है तो उसमें कौन कौन सी पॉइंट, कौन कौन सी बिंदु, कौन कौन सी रे है, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात किया गया है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ध्यान सुनो बच्चों, हम लोग बात किए अभी कि ये जो दर्पण बन रहे अवतल और उत्तल, ये एक गोलाकार दर्पण से बना हुआ है।
तो गोलाकार दर्पण का एक कोई ना कोई केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। तो आप जब इसको ऐसे यहाँ से काटोगे तो काटने के बाद भी इसका एक केंद्र होगा कि नहीं? तो उस केंद्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉइंट सी नाम देते हैं। ध्यान सुनो, यहाँ पर सी दिख रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया? सी। सी आपका यहाँ पर क्या है? वक्रता का केंद्र। मतलब ये अगर वक्र आप घुमाओगे तो इसका केंद्र यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बोला गया है उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग सी है। देखो यहाँ पर लिखा ना सी, तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ से वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब कि जो वक्रता बना होता है, अवतल दर्पण का जो वक्रता बना होता है, यहाँ पर ये जो पॉइंट कट करता है उसे हम लोग पॉइंट पी नाम देते हैं। यहाँ पर पॉइंट पी है तो यहाँ पर कर लीजिएगा, तो पॉइंट पी नाम दिया गया है। इस पॉइंट पी से इस सी की दूरी, इस पॉइंट पी से सी की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर, रेडियस। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका दर्पण का एक भाग सी पी, देखो सी पी नाम दिया ना, सी और पी, और सी और पी के बीच की डिस्टेंस आप क्या याद रखोगे? आर। तो डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ध्रुव। अब ये क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव जब ये इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ध्यान सुनो, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब ये जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष है, ये पॉइंट पी वक्रता जो है, ये मिरर का जो वक्रता है, ये मुख्य अक्ष के किसी एक पॉइंट पर आके मिलता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं ध्रुव। मतलब ये जो पी है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ध्रुव। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, जो ये लाइन दिख रही है आपको, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में ये जो लाइन दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसके बारे में क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव। देखो ध्यान से, वक्रता केंद्र और ध्रुव, यक्स डैश वाई। यहाँ पर देखो यक्स लिखा है और यहाँ पर क्या है? वाई। यक्स डैश वाई से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये आपके 4 पॉइंट क्लियर है? ये आपके 4 पॉइंट क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं सेम फिगर में। ठीक है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? अब देखो, मुख्य फोकस जो होता है उसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस दर्पण से अब यहाँ पर देखो कोई भी दर्पण हो सकता है। ठीक है, मैं इस दर्पण से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी के लिए कौन सा दर्पण है? तो आप बोलोगे अवतल। क्या है? अवतल। लेकिन इसके अलावा आपके पास ये वाला दर्पण होता है, उत्तल दर्पण भी होता है। तो आप इसको भी करोगे तब पर भी कभी परिभाषा इसके नहीं बदलेंगे। ठीक है, इनके बारे में कभी नहीं बदले जाएंगे। देखो यहाँ पर कैसे इसको परिभाषित करोगे? मुख्य फोकस जो होता है, जो प्रकाश की पुंज है, ये जो लाइट जा रही है, प्रकाश की पुंज जो है वो सभी की सभी ऐसे जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। जाने के बाद इस वक्रता से टकराने के बाद वापस ये देखो किसी एक पॉइंट पर आके मिलती है। यहाँ पर वापस एक पॉइंट पर क्या मिलती है? आकर मिलती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो देखो क्या लिखा गया है? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु, देखो लिखा ना, एक बिंदु पर मिलती है, जिसे मुख्य फोकस या एफ कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जिसे हम लोग मुख्य फोकस या एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट है उत्तल दर्पण में। सेम है जो बोला गया, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अपसरित हो जाती हैं। मतलब ये क्या हो जाती है? फैल जाती हैं। फैलने के बाद दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिसे मुख्य फोकस या एफ कहा जाता है। देखो इसका डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आप सिंपल क्या करोगे? देखो आप इसको, ये दर्पण बनाओगे। ये दर्पण आपका कौन सा है? तो आप बोलोगे उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में बताया गया कि यदि प्रकाश की लाइट जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाए ऐसे, ठीक है, तो ये टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ गई। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया
पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो किसी एक पॉइंट पर आकर मिलता है और उसी को हम लोग क्या नाम दिए, फोकस। तो ये केस किसका है, उत्तल का। लेकिन ये सब केस किसके हैं, अवतल के। किसके हैं, अवतल के। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो गोली दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने का नियम, मतलब जब भी हम लोग किसी दर्पण को किसी वस्तु के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर या किसी पर्दे पर बना के हम लोग देख सकते हैं। तो ये कैसे हम लोग प्रक्रिया बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको नियम सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा, नियम। उस नियम के अनुसार आप ऑब्जेक्ट को, वस्तु को दर्पण के सामने रखोगे, फिर उसके बाद उसको चेक करोगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो बारी बारी करके आज हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, चलो गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने का नियम। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, देखो ध्यान सुनना। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जब प्रकाश जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाए। देखो यहाँ पर मैं खींच दे रहा हूँ। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर जाता है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा सदैव फोकस पॉइंट से होते हुए आता है। किस पॉइंट से, फोकस पॉइंट पर। ठीक है, फोकस आपका कहाँ है, तो यहाँ पर। ठीक है, देखो ये आपकी लाइन जो अभी दिख रही है ये आपकी मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर जिस पॉइंट पर ये आती हुई लाइन, मतलब परावर्तित होती हुई लाइन जहाँ पर कट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखोगे कि ये जो फोकस बिंदु होता है, ध्यान से सुनो, ये जो फोकस बिंदु होता है, अगर फोकस बिंदु से P की दूरी देखी जाए, फोकस बिंदु से P की दूरी दिखी जाए तो ये स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल f को हम लोग नाम देते हैं फोकस दूरी। क्या नाम देते हैं, फोकस दूरी। क्लियर है ये। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो ये समझ में आया, पहला नियम समझ में आया कि आप पहला नियम में याद क्या करोगे कि कोई भी लाइट जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो सदैव f से क्या होगा, f से गुजरती है। ये कौन से केस में है, तो आप याद रखोगे कि ये अवतल दर्पण के लिए है। किसके लिए है, अवतल के लिए। सेम एज यहाँ पर देखो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दिख रहा है ना डॉट डॉट, ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है पॉइंट C से होते हुए गया है। कहाँ से, C से। अब ये जो C पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है, C पॉइंट ये दिखा रहा है कि ये जो एंगल I, आने वाली किरण एंगल I बनाती है और ये जो होता है एंगल R होता है। तो ये एंगल I एंगल R को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सेम एज अ रूल आप उत्तल के लिए भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब उत्तल के लिए कैसे पढ़ोगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दोनों के सेम नियम, तो आने के बाद ये टकरा कर वापस चली जाती है, वो भी कहाँ, बाहर की ओर। कहाँ जाती है, बाहर की ओर। तो ये हो गया बाहर की ओर चली गई। ठीक है, तो ये बाहर की ओर चली गई। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो लाइट बाहर की ओर जा रहा है, यदि मैं उसको पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, देखो पीछे की तरफ अगर इसको बढ़ाया जाए, अगर आपको देखो ध्यान से, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये किसी एक पॉइंट पर जाके मिलती है, मुख्य अक्ष के किसी एक पॉइंट पर काटती है, जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको क्लियर है, पहला नियम क्लियर है। अब देखो पहला नियम में क्या लिखा हुआ, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण अवतल दर्पण के मामले में मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, या उत्तल दर्पण के मामले में, अगर उत्तल दर्पण के में बात किया जाए तो फोकस, मुख्य फोकस जो है मुख्य फोकस से हटती हुई दिखाई देती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा, प्रतीत हो रहा है, ये जो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे लाइट जा रही है ना, तो ये आपको प्रतीत क्या हो रहा है कि इधर से लाइट नहीं आ रही है, कोई यहाँ से टॉर्च जला रहा है और ऐसे फोकस जा रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना। चलो इतना क्लियर है। अब इसके बाद सेकेंड नियम की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड नियम क्या कहता है कि यदि कोई लाइट, ध्यान सुनो, यदि कोई लाइट F से गुजरता है, किससे गुजरता है, F से,
यदि कोई लाइट एफ से जाता है, फोकस, एफ मतलब क्या होता है, फोकस, फोकस से जाता है, तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर आता है। ध्यान सुनना, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब इससे बनाना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, जब आपको नियम पता होगा। अब नियम कैसे पता करेंगे हम लोग, पहला नियम कहता था कि पैरेलल आएगा, समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा इसका विपरीत कह रहा है कि यदि कोई लाइट फोकस से होते हुए जाएगा तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये कहा किसने, तो ये बोला गया अवतल में, अवतल दर्पण में। अगर यही चीज़ उत्तल में बात करते हैं, ठीक है, उत्तल में बात करते हैं कि यदि अब यहाँ पर फोकस तो यहाँ है, ध्यान सुनो, यहाँ पर फोकस यहाँ पर है, ठीक है, तो अब यहाँ पर है तो आप कैसे कहोगे, अब इसी को देखकर ऐसा लगेगा टॉर्च जलाओ, ठीक है, उसी इस एंगल पर टॉर्च जलाओ, तो जब टॉर्च जलाओगे तो ऐसे लाइट जाएगी, ठीक है, तो टकराएगी तो लाइट ऐसे जानी चाहिए। अगर ये मान लो मिरर नहीं होता, ये दर्पण नहीं होता, तो यहाँ से होते हुए जाती कि नहीं, तो बोलते हाँ सर जाती। तो यहाँ पर मिरर होने के कारण टकरा गया, टकराने के बाद ये देखो फिर से इस एक्सिस के समांतर जा रही है, इस अक्ष के ये क्या हो रही है, समांतर जा रही है। तो रूल में क्या लिखा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से और निर्देशित करने वाला किरण परावर्तित के बाद, देखो परावर्तित के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मतलब ऐसे करके इसके समांतर चली जाएगी। क्लियर है, मुख्य अक्ष में ये वाली लाइन क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है, आप याद रखोगे ये मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, क्लियर है। आने वाली किरण का नाम क्या होता है, आपतित, याद रखिएगा, आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, और जो चली जाती है वो परावर्तित। देखिए बच्चों ये नाम आप याद रखोगे, ठीक है, परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण। ठीक, नेक्स्ट रूल बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि यदि कोई लाइट, ध्यान सुनो, यदि कोई लाइट सी से आता है, कहाँ से आता है, सी से आया, पॉइंट सी से बात हो रही है। यदि कोई लाइट पॉइंट सी से आता है, किससे आता है, सी से, तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद वापस वो पॉइंट सी से ही चला जाता है, इट मीन्स कहने का मतलब है कि यदि कोई लाइट पॉइंट सी से होके आती है और दर्पण से टकराती है तो जाने का भी रास्ता वही सेम होगा, सेम एज आपके उत्तल के लिए भी बोला जाता है कि यदि कोई लाइट, यहाँ पर देखो पॉइंट सी कट गया तो पॉइंट यहाँ पर कर लेते हैं सी, ठीक है, यदि कोई लाइट पॉइंट सी से आती हुई, ऐसा देखो प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दर्पण आने के बाद वापस से चली जाएगी, आती हुई प्रतीत होगा, तो ये क्या होगा, आपको क्या जाती हुई इसी रास्ते से प्रतीत होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आती हुई, अगर मान लो ये नहीं होता, ध्यान सुनो, अगर ये दर्पण नहीं होता, ठीक है, उत्तल दर्पण नहीं होता, तो ये लाइट ऐसे ही चली जाती कि नहीं, तो आप बोलते हैं हाँ चली जाती, तो वही केस बनाकर बताया। तो ये आपका कौन सा दर्पण, तो आप बोलोगे अवतल, और ये आपका उत्तल। देखो बच्चों नियम आप याद रखोगे, ठीक है, नियम आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आपको प्रतिबिंब बनाना नहीं आएगा, किसी भी वस्तु का छवि आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, मतलब चौथा नियम देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई आने वाली लाइट मान लो थीटा एंगल से आता है, कितना एंगल से, थीटा, ध्यान सुनना, और पॉइंट पी पर टकराता है, पॉइंट पी से टकराता है और थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ से टकराने के बाद जो लाइट जाएगा वो भी थीटा एंगल ही बना कर जाएगा। कितना एंगल, थीटा, मतलब पी पॉइंट पर यदि कोई लाइट आती है तो टकराने के बाद वो थीटा से ही जाएगी। क्लियर है, ये क्लियर है। चलो दूसरा, अगर यही नियम इसमें अप्लाई किया जाए कि आने वाली किरण पॉइंट पी से थीटा एंगल पर टकराती है तो जाने वाली भी किरण एंगल थीटा से ही टकराकर वापस जाएगी, मतलब आपतित किरण, ध्यान सुनना, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है।
आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग को सीखना है तो हम लोग अब इसके बाद टोटल जो नियम थे वो 4 ही थे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखा गया है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के बिंदु P मतलब दर्पण का ध्रुव, P मतलब दर्पण का ध्रुव की और आपतित किरण तिरछी परावर्तित होती है, ठीक है। कैसे परावर्तित, तिरछी। तो आपतित और परावर्तित किरणों में आपतन बिंदु P पर परावर्तन नियम का पालन करता है। कौन सा नियम, परावर्तन। परावर्तन नियम क्या होता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक है। ये भी एंगल I इक्वल टू एंगल R, जिससे मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बन जाता है। क्या हो जाता है, समान कोण बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे हम लोग बात करें। अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज़, प्रतिबिंब बनाना। क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब बनाना। कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, देखो बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख। देखो इसको आप बहुत ध्यान से करोगे। क्यों, क्योंकि इसी के माध्यम से आप क्वेश्चन करने के बाद उसे आप खुद से पता कर सकते हो कि वो मैंने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, ठीक है। आप उसको खुद से पता कर सकते हो। लेकिन पहले इसके लिए हम लोग को किरण आरेख बनाना सीखना पड़ेगा। और किरण आरेख वही बच्चे बना पाएंगे जिनको नियम आता होगा। जिनको क्या आता होगा, नियम आता होगा। अगर जिन बच्चों ने नियम अभी नहीं देखे हो तो पीछे बैक जाके इसी वीडियो में देख लो। देखने के बाद चारों नियम अपने कॉपी में आप अपने सामने लिख लो, फिर उसके बाद प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए एक्चुअल में हम लोग को क्या क्या आवश्यकता होगी। तो प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 रे की आवश्यकता होती है। कितने रे, मिनिमम 2 रे। कैसे, जब आप वस्तु लाते हो तो अगर मान लो अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो आपको इतना पता है कि हाथ तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरे ऊपर जो कैमरे की जो फोकस है वो एक रे यहाँ से जा रही होगी और दूसरा रे बॉडी के यहाँ से, ठीक है, इस वाले हिस्से से जा रही होगी, यहाँ से, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही बॉडी का इमेज बन रहा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि एंगल की तरह जाता है। तो सेम एज मतलब एक ऊपर से गया, एक नीचे से गया, बहुत सारे जा रहे हैं। जैसे बॉडी का यहाँ पार्ट, सभी पार्ट दिखाई दे रहे हैं जितना आपको कैमरे में दिखाया, तो हर जगह से लाइट टकरा के जा रही है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम 2 रे रहेंगे तब पर भी आपके प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रतिबिंब बनाएंगे मिनिमम 2 रे से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। वैसे 2 भी बन सकते हैं, 3, 4, आप जितने नियम पढ़े हो सभी को प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। देखो जब आप वस्तु को अनंत पर रखते हो, कहाँ रखते हो, अनंत पर, तो पहले आप दर्पण बनाओगे। ये दर्पण बन गया, कौन सा, तो अवतल। कौन सा, अवतल। तो इन्फिनिटी का रखने का मतलब मैंने इसको डैश 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 कर दिया, बोल दिया इन्फिनिटी यहाँ है, तो वस्तु को मैंने रखा यहाँ पर ऐसे सीधे एकदम, इतना बड़ा वस्तु रख दिया, इन्फिनिटी बहुत बड़ा रखा दिया। तो बहुत बड़ा रखा मैंने, तो यहाँ से लाइट एकदम सीधे भेजा मैंने, कहाँ भेजा, सीधा। तो सीधा लाइट जाता है तो नियम क्या कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के कोई लाइट समांतर जाएगी, किससे जाएगी, समांतर जाएगी, तो टकराने के बाद वो फोकस से होते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया मेरा पहला नियम। सेम एज बी कहता है कि यदि कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद वो फोकस से होके जाएगी। तो आपको इसमें देखना क्या है, मेन आपको देखना है प्रतिबिंब कैसे पहचानोगे। तो जो लाइट जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। टकराने के बाद जो विचलित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण जब आपस में मिलते हैं, परावर्तित किरण जब आपस में मिलते हैं वहीं पर वो प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये लाइट इस तरीके से गई, जाने के बाद ये तिरछी हुई और ऐसे मिली, तो इस पॉइंट पर आके मिली, किस पॉइंट पर, तो आप बोलोगे पॉइंट एफ पर। कहाँ मिली, पॉइंट एफ पर। तो यहाँ पर देखो छवि की स्थिति कहाँ है, तो एफ पर। कहाँ है, एफ पर। क्लियर है। अब देखो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, जैसे वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब देखो जहाँ मिला है, इस ये मान लो कि ये आपका अर्थ वाला सरफेस है, तो इस सरफेस से देखो पॉइंट की तरह है कि नहीं, बिंदु की तरह बना है कि नहीं, एकदम छोटा सा बिंदु की तरह बना है कि नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, छवि की प्रकृति
वास्तविक और उल्टा। देखो वास्तविक कैसे बोला, तो मैंने बोला है कि यदि वास्तव में अगर परावर्तित किरण आपस में एक पॉइंट पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमने बताया था हमेशा उल्टा फिगर बनाते हैं। ठीक है, कैसा फिगर बनाते हैं? उल्टा फिगर बनाते हैं। उल्टा लिखा है, उल्टा, आप इसको लिखोगे उल्टा फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, आकार कैसा है? तो आकार मैंने बोला था ना, बिंदु के आकार का जैसा है, या अत्यधिक छोटा, या अत्यधिक बहुत छोटा बना हुआ है। ठीक है, एकदम छोटा, जो नन्ही आंखों से आपको दिखाई ना दे, एक बिंदु के जैसा दिखाई देगा। चलो अगला इसमें है कि जब वस्तु को सी पर, सी से परे हो, सी से परे मतलब सी यहाँ है तो सी और अनंत के बीच में रखा जाएगा, सी और अनंत के बीच में। या तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हो कि सी और अनंत के बीच में। ठीक है, वस्तु कहाँ रखा गया है? सी और अनंत के बीच में। तो मैंने वस्तु को, ए भी एक मेरा क्या है? वस्तु है। इस वस्तु को मैंने रखा, वस्तु को मैंने क्या किया? रखा। तो रखने के बाद क्या मिला? एक लाइट मैंने इसके समांतर एक्सिस के पैरेलल भेज दिया। कैसे भेज दिया? समांतर एक्सिस के पैरेलल। समांतर एक्सिस के जब पैरेलल भेजा तो टकराने के बाद वो फोकस से आएगी। ध्यान सुनना, वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से आएगी? फोकस से। ये पहला नियम है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम कि यदि एक लाइट को मैं अगर सी से भेज देता हूँ, कहाँ से भेजता हूँ? तो सी से, तो टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वापस सी से आएगा कि नहीं? तो देखो ये वापस आ रहा था, ये वापस आ रहा था, दोनों कहाँ मिले? यहाँ पर मिले, यहाँ मिल गया ना। अब इस, देखो इस एक्सिस से वो कितना नीचे है? थोड़ा सा नीचे है ना, उल्टा है ना। इस एक्सिस, देखो इसको मैं अगर सीधा बोलता हूँ, ये मान लो ऊपर वाला ए जो है वो सर है, ये क्या है? पैर है। तो इसके लिए ए क्या है? सर नीचे, तो उल्टा हो गया, सर नीचे हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? जो फिगर बना है वो कैसा है? उल्टा बना है। अब कैसे हम लोग लिखेंगे? वस्तु जब सी से परे हो तो छवि की स्थिति एफ और सी के बीच में है। तो सी यहाँ है, एफ यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में है। हाँ है। अब दूसरा, छवि की प्रकृति कैसा है? तो वास्तविक और उल्टा। देखो अपने से देखो, उल्टा है कि नहीं? वास्तविक कब होगा? जब आपस में आपको दोनों रे मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक्चुअल में, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तभी आपका क्या होगा? छवि बनेगा। आकार कैसा है? कम हो गया है। कम होने का मतलब, कम हो गया मतलब क्या कह रहा है? कि वस्तु के, देखो कंपेयर करो, वस्तु का हाइट जो भी है उससे प्रतिबिंब का हाइट क्या है? छोटा है। तो नॉर्मल आप ये भी लिख सकते हो कि आकार कैसा है? तो आप बोलोगे छोटा है। कैसा है? छोटा है। आप ये भी लिख सकते हो। 100% आपका करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा हो गया ना, दूसरा समझ में आया? चलो इसके बाद तीसरा देखते हैं। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, तो सी पर रख के देख लेते हैं। सी पर आप रखें, तो सी पर रखोगे तो पहला रे आपने भेजा इसके समांतर, समांतर भेजने के बाद दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से आएगा? फोकस से। कहाँ से गया? फोकस से। इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। कहाँ से गया? फोकस से। कहाँ से गया? फोकस से। दूसरा लाइट यदि हम फोकस से भेजते हैं, ध्यान सुनो, फोकस से भेजते हो तो दर्पण से टकराने में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। समांतर चला गया। देखो ये लाइट जो आई है ऐसे, और ये जो लाइट जा रही है, ये दोनों आपस में देखो कहाँ मिल रही है? तो यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही ना। तो इसके जस्ट नीचे बन रही है, जस्ट नीचे। अब देखो ध्यान से, जितना बड़ा वस्तु था, इतना बड़ा वस्तु है, ठीक है, उतने ही बड़ा देखो नाप के एकदम आओ, आपका प्रतिबिंब बन गया। और ये वाला ए आपका ऊपर है, सर, ए मतलब सर नीचे हो गया, तो उल्टा बना। और वास्तव में ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वास्तविक हो गया। तो अब इसे लिखें, जब वस्तु सी पर रखते हैं तो छवि की स्थिति कहाँ होती है? सी पर ही होती है। छवि की प्रकृति कैसी हो? वास्तविक होती है। और उल्टा होता है। और आकार कैसा होता है? वस्तु के समान आकार होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी ही बड़ी इसकी आकृति होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसके बाद चौथा छवि जो बनता है, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं। सी और एफ, यहाँ सी है और यहाँ एफ है, तो इसके बीच में इसने रखा। ठीक है, जब बीच में रखा मैंने, तो एक एक्सिस के समांतर लाइन भेजा और वो फोकस से होते हुए चली गई। दूसरा लाइट मैं सी से भेजा। कहाँ से भेजा? सी से। ठीक है, सी से भेजा तो टकराने के बाद वापस आएगा सी से। तो सी से जब वापस आया तो ये वास्तव में कहाँ मिलता हुआ प्रतीत हुआ? बियॉन्ड द सी।
सी के पीछे, कहाँ मिला, सी के पीछे। अब यहाँ से देखो, ये आपका वस्तु, ठीक है, और ये आपका प्रतिबिंब, ठीक है। तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा हो गया कि नहीं, और वास्तव में मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब सी और एफ के बीच में रखी जाती है तो छवि की स्थिति सी से परे होती है, पीछे होती है, बियॉन्ड सी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है, और आकार कैसे होता है, बढ़ा हुआ होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ा होगा, ठीक है। कैसा होगा, बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, ये बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अगला है इसमें टॉपिक 5वां, देखो, जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, एफ पर। तो एफ पॉइंट आप लोग सभी लोग जानते हो, एफ यहाँ है, तो एफ पर रखा गया। तो पहला क्या बोला गया कि लाइट जब इसके समांतर भेजा जाता है तो टकराने के बाद वो सदैव एफ से जाता है, चला गया। एक लाइट को मैंने सी से भेज दिया और टकराने के बाद वापस सी से वापस चला गया। तो ध्यान से देखो, ये रेल की पटरी की तरह एकदम सीधे जा रहा है। कभी ऐसा लगेगा कि मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, ऐसे सीधे चला जाएगा। तो कभी मिलेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो हम लोग इसीलिए बोल देते हैं कि ये इनफाइनाइट पर जाके मिलेगा। अब इनफाइनाइट का भी पता नहीं है, लेकिन जब चला जाएगा तो कोई भी वस्तु इनफाइनाइट में काफ़ी बड़ी होती है। क्या होती है, काफ़ी बड़ी, तभी तो आपको दिखाई देती है। तो ऐसे कंडीशन में, और दूसरी बात, इस लाइन के ये जो मुख्य अक्ष, इस लाइन के हमेशा नीचे ही रहेगा। कैसा रहेगा, नीचे ही रहेगा। तो पहले तो नीचे मतलब उल्टा, वास्तविक, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट। तो यही लिखना है हम लोग को। छवि की स्थिति कहाँ, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कब बनेगा, जब एफ पर रखा जाता है। छवि की प्रकृति कैसा, वास्तविक और उल्टा। वास्तव में ये कहीं मिलेगा, इन्फिनिटी जहाँ अनंत होगा। फिर आकार कैसा, अत्यधिक बढ़ा हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा, अत्यधिक बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। 5 कंडीशन आपको समझ में आए। अवतल दर्पण से बनाने वाले जो छवि है वो 5 कंडीशन समझ में आए आप लोग को। चलो ठीक है, अगला 6वां कंडीशन है, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाता है। पी और, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर रख दिए, रखोगे तो एक लाइट आप सी से भेजो, सी से भेजे, एक लाइट मैंने क्या किया, सी से भेजा। तो जब आप सी से भेजोगे तो टकराने के बाद वापस सी से वापस चला आएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक लाइट आप भेजो थीटा एंगल से, कितना एंगल से, थीटा, तो वापस भी वो थीटा एंगल से वापस चला आएगा। क्लियर है। अब देखो एक चीज़ देखो, ये दोनों लाइट अगर आपस में बढ़ाओगे तो ये पीछे की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ फैलता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसको मैं सिकोड़ूंगा, यहाँ से मैं अगर सिकोड़ूंगा तो ध्यान से देखो, जब सिकोड़ूंगा इसको तो आपको क्या दिखेगा कि ये लाइट कहीं ना कहीं जाकर पीछे मिलेगी, कहीं ना जाकर कहीं पीछे मिलेगी। तो जब इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो एक पॉइंट पर मिल गया, ठीक है, और वो भी मिरर के पीछे। ध्यान सुनो, अब वस्तु देखो, ये सर ऊपर है, ठीक है, ये भी सर क्या है, ऊपर ही है, तो इसका मतलब सीधा बना। दूसरा, वास्तव में ये लाइट कभी नहीं मिलती, वास्तव में अगर आप देखो तो ये लाइट कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैंने अपने से माना, ठीक है, आभास किया, तो मुझे लगा कि पीछे कहीं जाकर मिल सकती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आभासी। और ये वस्तु से बड़ा है और सीधा है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, छवि की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। छवि की प्रकृति कैसा, आभासी और सीधा, दिख रहा है ना, आभासी और सीधा। आकार कैसा, बढ़ा हुआ है, तो वस्तु से क्या मिल रहा है, बढ़ा हुआ मिल रहा है। 6 केस आपको समझ में आया अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण में टोटल 6 केस होते हैं। कितने, 6 केस। 6 केस आपको दिमाग में रखे हुए रहना है, क्योंकि इन 6 को जो केस हैं प्रतिबिंब बनाने के, इन्हीं के हेल्प से हम लोग अपने न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग अपने से चेक कर सकते हैं कि हमने ये सही किया है या गलत किया है। क्लियर है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो अवतल दर्पण है इनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होगा, ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होगा, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणों को प्राप्त करने के लिए एक हम लोग यूज करते हैं टॉर्च। आपको देखो बस याद रखना किस में करते हैं, सर्च लाइट, जिससे हम लोग कोई चीज़ ढूंढते हैं। वाहनों के हेडलाइट, आगे जो वाहन के लगे होते हैं, देखो ना, हेडलाइट जो उभरे हुए होते हैं, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। 3 यहाँ मिल गए। दंत चिकित्सक देखे होंगे, ऐसे हैंडल की तरह, चम्मच की तरह बना होता है, वो ऐसे दांत खोल के ऐसे देखते रहते हैं टॉर्च जला के, ठीक है। दांतों को बड़ी छवि देखने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण में किया जाना, दांतों को देखो, दांतों को पोल और फोकस के बीच में रखना होता है, ठीक है।
इससे ताकि हम लोग का दांत का जो साइज हो क्या दिखे, बड़ा दिखे। चेहरे की बड़ी छवि देखने के लिए, मतलब चेहरा जब आप बड़ा देखने चाहते हो तब उस समय आप क्या करते हो, अवतल दर्पण का उपयोग करते हो। और जैसे अब कब देखते हो तो सेविंग, जब आप सेविंग करते हो दर्पण तो इस्तेमाल करते हो वहाँ पर। सौर भट्टी में गर्मी में पैदा करने के, सौर भट्टी मतलब एक सौर कुकर नाम सुने होंगे, तो एक तरह का ऊपर दर्पण लगा होता है, वहाँ से सोलर का कैपेसिटी ऊर्जा को एकत्रित करता है और वो इकट्ठा करके किसी एक जगह पर क्या करता है, स्टोर कर देता है, जिससे हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, ठीक है, एनर्जी बनाने में। सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण से रिलेटेड जितने भी आपके उपयोग, उससे बनाने वाले प्रतिबिंब और उसका जो मैग्नीफिकेशन, मिरर फार्मूला, ठीक है, दर्पण का सूत्र, तो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर ढेर सारा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।